नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज दीक्षित। मध्य प्रदेश में चुनाव की गहमागहमी शुरू हो गई है। 4 माह बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर पार्षद, विधायक, मंत्री सब तरह से कमर कसकर अपने मैदान में लग गए हैं। कांग्रेस का अपना एक एजेंडा है, कांग्रेस अपने एजेंडे पर काम कर रही है। बहरहाल सवाल ये उठता है कि 4 महीने बाद चुनाव में जब चुनाव होंगे तो उसके परिणाम क्या आएंगे। ऐसे में एक मंत्री से बातचीत हो और उद्योग मंत्री से बातचीत हो तो मुझे लगता है कि कुछ विशेष हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ में राजवर्धन सिंह दत्तीगांव मौजूद हैं, जो उद्योग मंत्री हैं, बदनावर से विधायक भी हैं। सर, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। धन्यवाद। और शुरुआत तो हम आपसे ऐसे ही करेंगे कि इस वक्त आपके क्षेत्र में आप कितने सक्रिय हैं मध्य प्रदेश के अलावा? अब तो न सिर्फ चुनाव निकट है बल्कि मेरे ख्याल से क्योंकि मानसून का समय है और मानसून के समय में अपनी अलग ही समस्याएं क्षेत्र में रहती हैं जी। तो संवेदनशील समय है और बोने के वक्त गांव में, खेतों में तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। क्षेत्र में मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण अभी ये हो गया है कि एक तो विवाद कम से कम हो जी। और जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग हो रही है या खेतों में पानी भर रहा है, यहाँ कहीं नालियों की समस्या है, तमाम तरह के माइक्रो लेवल पे इश्यूज उठते हैं जी। और हमारा प्रयास ये रहता है कि प्री मानसून हम जो निकाय होते हैं, चाहे पंचायतें हुई, जनपद हुई, जिला पंचायत हुई या नगरीय निकाय हुआ, तो सीएमओ से और जनपद के सीओ से कह के उस पर काम करवाएं जी। तो अभी निश्चित तौर पे समय ज़्यादा क्षेत्र में हम लोग सभी दे रहे हैं और उद्देश्य भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हेल्प हो जाए जी। और हम जितना निराकरण कर सके समस्याओं का प्रयास करें। मध्य प्रदेश में 3 साल लगभग आपको हुए हैं कांग्रेस की सरकार जाने के बाद में, और उद्योग मंत्री के रूप में आप काम कर रहे हैं। यदि आपकी उपलब्धियों पर आप खुद अपने आप से सवाल करें तो क्या जवाब देंगे आप? उद्योग मंत्री, मेरे ख्याल से बहुत सा काम हुआ है और बहुत सा काम बाकी है। काम कभी खत्म नहीं होता और इसीलिए आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि सेल्फ इवैल्यूएशन, खुद का आत्मचिंतन, आत्म अवलोकन, क्षेत्र की समस्याओं की एक बेंचमार्क स्टडी, अगर कायाकल्प है तो तब और अब का कंपैरेटिव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमने कुछ की कोर सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे जैसे कि सड़कों में करीब हमारे यहाँ 480 किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं या बन गई हैं। डामर की रोड्स हो गई, खेत से खेत की हो गई, गांव से खेत की हो गई, गांव से गांव की हो गई। इन तमाम सड़कों पे काम हुआ है और सब मिला के देखिए तो करीब 1000 करोड़ के ऊपर यहाँ पे कार्य हो रहा है। पेयजल के विषय में गर्मी के वक्त तो परेशानियाँ आती ही हैं, लेकिन निरंतर दूर सुदूर ग्रामीण आदिवासी अंचलों में, मजरे टोलों में तमाम समस्याएं आती थी। उसको लेके हमने करीब एक राजोत्सव समूह योजना जो हमारे यहाँ स्वीकृत थी, पूरा पश्चिम क्षेत्र उससे कवर करने का हमने प्रयास किया है। एकल गांव में पेयजल योजनाओं पे हमने कार्य किया है। तो ये करीब पूरा हमने क्षेत्र कवर करने की कोशिश की। जो कुछ एरिया छूट गया था उसको हमने माही के अंतर्गत एक योजना भी आई है, उसमें हम लोग कवर कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जी ने हमें करीब 2100 करोड़ रुपया उसमें सैंक्शन किया है। उसमें रतलाम क्षेत्र के भी कुछ गांव आएंगे, धार जिले के कुछ गांव आएंगे, 2-3 विधानसभाएं अच्छी खासी कवर हो रही हैं, उससे अच्छा लाभ होगा। सिंचाई के क्षेत्र में मेरे विधानसभा में तकरीबन अगर हम सब मिला लें माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और डैम्स, सीरीज ऑफ स्टॉप डैम्स, बराजेस, तो लगभग 52,000 हेक्टेयर हम लोग इरिगेशन में वहाँ पे करीब कवर कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल एक बहुत ही मुख्यमंत्री जी का प्रिय प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छा दूरगामी परिणाम इसके आएंगे। उसमें हम लोगों ने नागदा में सैंक्शन कराया है, सीएम राइज बदनावर में सैंक्शन कराया है। 2 नए सीएम राइज हमने प्रपोज किए हैं, केसूर में और बिड़वाल में। कॉलेज एजुकेशन के लिए हमने बदनावर में पूरा नया बिल्डिंग बन के हमारा तैयार है। वहाँ पे बिड़वाल में एक बिल्डिंग सैंक्शन हुआ था जो वापस चला गया, उसको हम वापस ला रहे हैं। कानवन के अंदर हमारा कॉलेज बिल्डिंग नया करीब बन के तैयार है। बदनावर में हम एक इंडोर स्टेडियम भी करीब 2.5-3 करोड़ का वो हमने सैंक्शन कराया। तो खेलकूद शिक्षा के साथ साथ उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। और हमने कई जो स्कूल बिल्डिंग्स के अपग्रेड होने थे, जहाँ हाई स्कूल्स के बिल्डिंग्स नहीं थे, हाई सेकेंडरी के नहीं थे, उनमें भी हमने सैंक्शन कराए। तो शिक्षा में काफ़ी काम हुआ है। स्वास्थ्य में हमने बदनावर को सिविल हॉस्पिटल में अपग्रेड कराया है।
हम लोगों ने कोद में भी कम्युनिटी हेल्थ फैसिलिटी सैंक्शन कराई है। हम लोगों ने कानून में शायद पहली पंचायत होगी जहां हमने बिना भोपाल से पैसा लिए करीब 2.5-3 करोड़ की बिल्डिंग वहां कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी वहां पे हम लोगों ने डिजिटल एक्सरे मशीन लगा दी है और छोटे उपस्वास्थ्य केंद्र भी आसपास कई सैंक्शन कराए हैं। 7 एम्बुलेंसेज हम लोगों ने वहाँ पे सैंक्शन कराई है। सिटी स्कैन मशीन हमारे पास बदनावर में उपलब्ध है जो शायद किसी तहसील में ना हो प्रदेश में। हमारे पास सोनोग्राफी मशीन वहाँ पे उपलब्ध है। डायलिसिस हम लोग करा रहे हैं, ईसीजी हम करा रहे हैं। हमने ऑपरेशनल करने की कोशिश करी है, आईसीयू। इस तरीके से स्वास्थ्य में भी हमने लंबी तो मुझे लगता है कि ऑक्सीजन प्लांट्स भी हमने वहाँ सैंक्शन करवाए हैं। तो तमाम क्षेत्रों में तमाम तरह के काम करने का प्रयास किया। टप्पा तहसील हमने सैंक्शन कराई, मंडी में डोम्स हमने सैंक्शन कराए, एसडीएम बिल्डिंग सैंक्शन कराई, जनपद की बिल्डिंग नई सैंक्शन होकर तैयार है। टप्पा तहसील की भी नई बिल्डिंग करीब पूरी होने जा रही है। तो हर क्षेत्र में हमने काम करने का प्रयास किया। चुनाव के बाद में आप फिर से प्रतिभागी बनते हैं और फिर से आप चुने जाते हैं, तो क्या बदनावर के लिए ब्लूप्रिंट है? क्या ऐसा है जो अभी भी लगता है आपको कि ये तो देना ही है? देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो हम लोगों ने इंडस्ट्रीज में सैंक्शन कराई है, चाहे पीएम मेगा मित्र पार्क हो जो करीब 1600 एकड़ में बनने जा रहा है, या झील जो फैशन गारमेंट्स इंडस्ट्री है जो 12,000 हमें एम्प्लॉयमेंट प्रदान करेगी, या फिर सोया का सबसे बड़ा प्लांट जो बन रहा है खैरवास के पास में, ये सब मिला के 1.5 से 2 लाख हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ये जो गैप हमें ब्रिजन वहाँ पे करना है स्किल एम्पावरमेंट का, जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे यूथ हैं, आसपास के भी लोग हैं, उनको स्किल करके इंडस्ट्री रेडी बनाना। तो एक तो उनकी आजीविका उस पर होगी, और दूसरा ये जो हमेशा इशू होता है कि लोकल लोगों को वहीं लोकल रोजगार मिल जाए और बाहर उनका जाना बंद हो जाए। ये इस पे मेजर वर्क मेरे ख्याल से हम लोग करने की कोशिश करें कि आईटीआई वहीं पे तलगारा में, जहाँ पे 150 हेक्टेयर का हमें इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है, उसके पास ही वो स्टार्ट हो जाए। दूसरा, ये जो कुछ कनेक्टिविटी रह जाएगी गांव से खेत की और गांव से गांव की, और अब क्या हो गया है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के करीब करीब टारगेट विलेजेस पूरे हो गए हैं, तो अब लोग चाह रहे हैं खेत भी जुड़े। तो एक तो उस पर हमें फोकस करें, क्योंकि मानसून का 3-4 महीने का समय किसानों को बड़ी दिक्कत आती है खेत से आने जाने में। ये है, और जो हमारा इतना सारा पैसा प्रधानमंत्री हर घर जल हर घर नल के नाम से जो हमारा सैंक्शन हो के लग रहा है, उसमें कहीं कहीं जहाँ कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कहीं कुछ छूट गया, कहीं स्पॉट सोर्स ड्राई हो गया, तो 100% कैसे उसको सरफेस ऑल्टरनेट ऑप्शन के रूप में उससे भी हमें जोड़ें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी भी मैं मानता हूं कि हम बिल्डिंग्स भी सैंक्शन कर रहे हैं, हॉस्पिटल भी सैंक्शन सब कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर हमारे पास गांव में जाके रह के कार्य करने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। तो हम स्थानीय बच्चे जो नए डॉक्टर्स बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस, जैसे धार में मेडिकल कॉलेज अभी सैंक्शन हो गया, कैबिनेट से मंजूरी मिली, तो एक वो गैप हमें भरना बहुत इम्पोर्टेंट, उस पर मैं काम करना चाहता हूँ। वहाँ मुझे अभी भी लगता है कि बहुत काम हो सकता है। जो बॉन्ड पे नए नए डॉक्टर्स बन रहे हैं, उनसे हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई तुम 1 साल बॉन्ड का तो रूरल एरिया में सर्व कर दो। तो 2-3 एरियाज सेम राइज जब तक पूरा बन के नहीं होता है, ग्रामीण एरिया में जो हमारे स्कूलों में जहाँ गैप्स हैं, उसको कैसे हम फिल इन करें ताकि बच्चों का प्राइमरी फाउंडेशन अच्छा हो एजुकेशन में, आगे जाके वो कम्पीट कर पाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कुछ 2-3 सेक्टर्स पे मैं काम करना चाहता हूँ। पानी की समस्या का आपने खुद ने जिक्र किया, लेकिन जहाँ जहाँ हम बात करते हैं, हम वो देवास के आसपास का क्षेत्र की बात करें, धार की बात करें, और भी कई क्षेत्र हैं, अभी भी वहाँ पर पानी को लेकर समस्या है। लोगों के घर में नल पहुँच गए हैं, कई जगह पानी नहीं पहुँचा है, कई जगह नल ही नहीं पहुँचे। तो ये समस्या कब तक, कोई टाइम आपने बाउंडेशन किया है कि तब तक हर गांव में पानी पहुंचेगा? देखिए, अनडाउटेबली ये इशू है जी, और ये इशू सिर्फ एक प्रोजेक्ट सैंक्शन करके पाइपलाइन लेआउट करके लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी तो हम दे सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से, गवर्नमेंट फंडिंग के माध्यम से, बट पानी, एग्जैक्टली द पॉइंट। अब जो स्पॉट सोर्स ड्राई होता है, अगर सरफेस वाटर हम कहीं से लिफ्ट करके ला रहे हैं किसी बड़ी किसी जलाशय या डैम से, तो ठीक है, लेकिन स्थानीय अगर सोर्स पे डिपेंडेंट है वो पूरी वाटर स्कीम, तो उसमें हमेशा ये चांसेस रहते हैं कि कभी न कभी वो बंद हो सकती है, या हैंड पंप सूख गया या कुआं सूख गया। तो इसमें थोड़ा सा हमें वाटर हार्वेस्टिंग पे, और हमें वापस वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से हम शुरू हुए। जैसे पुराने हमारे पूर्वज खेत का पानी खेत में रोकते थे, मेड़बंदी करते थे,
और हमें अब वाटर हार्वेस्टिंग करने पड़ेगी, अपने घरों पे भी वो सारा हमें करना पड़ेगा, वहाँ से भी पानी, वो तमाम चीज़ें हमें थोड़ा सा जन जागरण अवेयरनेस हमें और बढ़ाना पड़ेगा हर एक नागरिक को, हर एक घर को। तो अब पानी को हम कितना सेव करें, कितना वेस्ट न करें, उस पर भी थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो डेफिनेटली इस बात पे हाइपर एक्टिव अभी हो ही रही है कि भैया इतना सारा पैसा हम खर्च कर रहे हैं, हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, अगर क्वालिटी इश्यूज हैं और कोई ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, कंप्लायंस नहीं है, कोई उसको ब्लैकलिस्ट करें, उस पर एफआईआर करें, कई बार उस पर भी काम नहीं हो पाता। उसको हम लोगों ने ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट एफआईआर भी करी कईयों पे, करने वाला तो वही है, फिर भी उसमें कई इशू आते हैं, फिर जब तक उसको बाहर निकालोगे, नया टेंडर करोगे, 2-3 महीने का गैप हो जाता है। तो अभी मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी समीक्षा रखी है, हम लोगों को भी इन्वाइट किया है, ठेकेदारों को बुलाया है, उसको हम कोशिश कर रहे हैं कहाँ गैप्स हैं, उनको हम कैसे ठीक करें, कैसे उस पर कार्य किया जाए। बेरोजगारी को लेकर आपने भी बताया, जिक्र किया, लेकिन जब किसी विधायक से बात करो या किसी कांग्रेस का विधायक कोई उससे बात करो या लोकल व्यक्ति से बात करो तो रोजगार की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। आप गवर्नमेंट काम भी कर रही है, कितना बड़ा गैप है इसमें और ये कब, मतलब क्या इसके लिए प्लानिंग है आपकी? देखिए, इसमें 2 तरीके हैं इसको देखने के। एक तरफ इसको हम देखें, काफी समय पहले या कुछ समय पहले इतने टेक्निकली ट्रेन्ड लोग निकल नहीं रहे थे क्योंकि इतने इंस्टीट्यूट्स ही नहीं थे, लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे इंजीनियरिंग के, चाहे मेडिकल के, चाहे और भी किसी स्पेशलाइज्ड कोर्सेज के, तो उतने आते ही नहीं थे। तो जितना आपका ट्रेन मैन पावर बाहर आएगा उसको उतने अमाउंट ऑफ जॉब्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो अब कोरोना के टाइम पे जब मैन्युफैक्चरिंग ने सफ़र किया, हमने कोशिश करा कि मध्य प्रदेश में सिंगल डे मैन लॉस ना हो, और हमने नहीं होने दिया। तो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हमें डेफिनेटली स्ट्रेस करके बढ़ाना पड़ेगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दूसरा, एमएसएमई का अहम रोल इसमें, एमएसएमई कुटीर उद्योग क्लस्टर डेवलपमेंट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, चाहे फर्नीचर क्लस्टर हो, चाहे टॉय क्लस्टर हो, चाहे नमकीन क्लस्टर हो। तो वहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके हम उद्यमियों को और वहाँ पे आगे लाएं, तो बहुत से लोग खुद ही एंटरप्रेन्योर्स बन जाएं, नौकरी मांगने वाले की जगह वो नौकरी देने वाला बन जाए, और बहुत ब्राइट ब्रिलियंट माइंड्स हमारे निकल के आ रहे हैं। आजकल स्टार्टअप्स की हमने नई पॉलिसी लॉन्च करी है, तो हेज फंड वाले रेडी हैं, एंजल इन्वेस्टर्स रेडी हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट तैयार हैं, एक अच्छा आइडिया होगा तो फंडिंग उसको कर देते हैं। इसीलिए हमने उद्यम क्रांति योजना भी स्टार्ट करी। तो गवर्नमेंट जॉब्स का एक बहुत लिमिटेड एरिया रहता है। नेचुरली प्राइवेट सेक्टर के हमें मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से स्ट्रॉन्ग करना है, और स्वावलंबन को हमें प्रमोट करना ही पड़ेगा। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, ये वुमेन एम्पावरमेंट की ओर जा रही है। महिला थोड़ी सी आगे जाके और कॉन्फिडेंट हो तो हमें परियोजना के माध्यम से माइक्रो फाइनेंसिंग करके जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, ये भी छोटे छोटे गाँव में रोजगार कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं। जो बच्चे नए पढ़ के आ रहे हैं, बिरसा मुंडा योजना, वो तमाम दूसरी योजनाएं SC/STs के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। डिकी ने बहुत अच्छा काम किया है रिसेंटली। तो हर सेक्टर से, हमारे हर समाज, हर वर्ग से लोग उठ के आए, उद्यमी बने, एंटरप्रेन्योर्स बने, एनकरेज हों, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलें, ताकि वो और जॉब क्रिएशन में कंट्रीब्यूट करे। यही एक तरीका हो सकता है, नहीं तो क्या निरंतर गैप बढ़ता जाएगा, क्योंकि लोग पढ़ के आ ही रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स बढ़ रहे हैं, कॉलेजेस बढ़ी रही हैं, मेडिकल कॉलेज, ये सब चीजें बढ़ रही हैं। तो इसके समकक्ष, समानांतर हमें जॉब क्रिएशन के अपॉर्चुनिटीज भी निरंतर बढ़ानी पड़ेगी। चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एक कलेक्टिव जिम्मेदारी आप सभी की होती है, बिंग मिनिस्टर, बिंग विधायक। इन दिनों आदिवासियों को लेकर जो प्रदेश में माहौल बन गया है, क्योंकि जो मोदी जी ने किया, केंद्र सरकार ने किया, आपको लगता है कि 2-3 घटनाएं जो हैं, सीधी की घटना है या कल महू की घटना हुई, ये कहीं आपके आदिवासी वोटर्स को डैमेज कर रही? देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, एक परिवार में सब एक जैसे नहीं होते। माता पिता कुछ भी चाहें, फिर भी आवश्यक नहीं है कि वो बच्चों को जिस तरह चाहे उस अनुरूप ढाल पाएं या करा पाएं। तो अपवाद सब जगह रहते हैं, परिवार में भी रहते हैं, संगठन में भी रहते हैं, सरकार में भी रहते हैं, समाज में भी रहते हैं। तो हो सकता है कहीं ऐसे अपवाद दिखे हों, लेकिन उन अपवादों से, उन घटनाओं से जो तमाम अच्छे काम हमारी सरकार ने किए हैं, या उन समाजों के लिए अच्छी स्कीम्स बनाई हैं, या सुधार किए हैं कानूनों में, नियमों में, वो नकारे नहीं जा सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
पैसा अधिनियम को हमने कितना सशक्त बनाया जी। ताड़ी महुआ को लेके तमाम इश्यूज थे, उसमें हमने उदारीकरण सरलीकरण किया, एक्सरसाइज उसमें हमने चेंजेस किए। ये सब जनजातीय बंधुओं के लिए ही हुए। बिरसा मुंडा जैसी योजना मैंने आपसे कहा, दिवस, जनजातीय दिवस, और ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने स्टार्ट करी, कोशिश करी कि वो अपनी संस्कृति पे गर्व करें और क्या मूल रहा है, क्या परंपराएं रही हैं, उन पे गर्व करें और उन्हीं को साथ लेते हुए आधुनिकता को भी अपनाएं और प्रोग्रेसिव हों और सामायिक हों, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने आपको बताया डिकी को लेके हमने SC/ST के लिए स्पेशल हम लोगों ने वहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम कार्य भी हमने किए हैं जो शायद पहले कभी नहीं हुए। निश्चित रूप से जो आप सीधे कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट को आप कंपेयर कर लीजिए। और अब जितने बच्चे इस वर्ग से, समुदाय से पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, पहले कहाँ आते थे, कहाँ आ पाते थे, इनको अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती थी, मुख्य धारा में वो कहाँ आ पाते थे। तो अब ये सब हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि एकाध कहीं किसी घटना से आप बहुत सारा अच्छा कार्य किया हुआ सरकार का जो है उसको एकदम नकार सकते। लेकिन विपक्ष का अपना धर्म है, विपक्ष तो अपना धर्म निभा रहा है। प्रियंका गांधी से लेके कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, हर व्यक्ति जो है वो कोशिश कर रहा है कि आदिवासी तक ये बात पहुंचे कि आप हर्ट हुए हैं इमोशनली। देखिए वो क्या कर रहा है और किस उद्देश्य से कर रहा है जी। ये उस वर्ग को, समाज को, संप्रदाय को समझना अति आवश्यक है जी। क्या वो स्वयं के स्वार्थवश कर रहा है जी। या उनके हित मात्र के लिए कर रहा है जी। इसमें दोनों में जी। बड़ा अंतर और बड़ा फर्क है। और फिर जो विपक्षी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो ये कर रहे हैं जी। वहां जो तमाम नेता रहे उस वर्ग, समाज, समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में और शिखर तक पहुंचे राजनीति में, तमाम बड़ा लाभ लिया और उनके परिवार और बेटे, बच्चे, बहू बहुत ऊंची ऊंची जगह पहुंच गए। ऊंचा जाएं, बहुत ऊंचा जाएं, बहुत उन्नति करें, बहुत तरक्की करें, लेकिन क्या उन्होंने साथ में अपने उस समाज को भी उठा के वहां ले गए या उसको वहीं छोड़ दिया और स्वयं का भला किया? ये भी विचारणीय बात है उन सभी समुदायों और समाजों के लिए देखने की और समझने की कि उनके नाम पे जो लोग आगे बढ़े, जो उनका नेतृत्व करता अपने आप को कहलाते रहे और आज भी कह रहे हैं, हितैषी बन रहे हैं, उन्होंने खुद ने क्या किया, उनका क्या रिपोर्ट कार्ड है, ये भी देखना समझना उनके लिए जरूरी है। क्या वो सिर्फ राजनीति मात्र के, सत्ता मात्र के लिए चुनाव आ रहा है इसलिए कह रहे हैं, कर रहे हैं? इतने साल तक निरंतर आप पावर में रहे, आप सत्तासीन रहे, आपके पास अधिकार रहा, तो उन सब दिनों में आपने क्या किया उस समाज के लिए? इस बात का भी साथ ही साथ चिंतन, मूल्यांकन आवश्यक है। चलिए अगर हम बात करें विवादों की, जो कि आपने शब्द यूज़ किया था, तो विवादों का आपसे जो नाता रहा है कुछ कुछ, तो क्या आपके ग्रहयोग ऐसे हैं या वाकई कुछ ऐसा है कि विवाद हो जाते हैं? कुछ चीजें बीच में ये जीवन का अंग है जी। ये जीवन का अंग है और जब व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में होता है और रहता है और संघर्षरत रहता है तो अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। अटल जी ने कहा कि हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भवित में कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, तो ठीक है, एक दृष्टा के रूप में जीवन का हिस्सा है, निकल भी जाता। और जो कर्म आधारित है उसका भला किया तो भला पाएंगे, बुरा किया तो बुरा पाएंगे, अच्छा किया तो अच्छा होगा, बुरा किया तो बुरा होगा। प्रदेश में महंगाई को लेकर भी एक बड़ा सवाल होता है। पेट्रोल 108 रुपया है और सब्जियां महंगी हो रही हैं। महंगाई को लेकर आम आदमी सोचता है, एक उद्योग मंत्री होने के नाते आपका कितना संबंध है इस महंगाई से? देखिए महंगाई कई सारी बातें होती हैं। डिमांड एंड सप्लाई से मार्केट रेगुलेट होता है, कंट्रोल होता है। अब कृषि का विषय हम ले लें, अब अगर किसान को एक निश्चित लेवल का दाम नहीं मिलेगा तो उसको लगता है कि उसकी मेहनत का प्रतिफल उसको नहीं मिल रहा है। शहरों में अगर खाद्य पदार्थ महंगे होंगे तो मध्यम परिवार, जो सर्विस क्लास फैमिली, उसको लगेगा कि भैया मेरा तो हर महीने का किचन का खर्चा ही बढ़ रहा है। और एक पूरी चेन है। तो अब आपको सभी लेवल्स पे सभी लोगों को खुश और संतुष्ट रखना है ताकि उनके घरों में खुशहाली रहे, वो लोग संपन्न प्रसन्न रहें।
अब इस सारी बात में होता यह है कि क्या सिर्फ महंगाई बढ़ी है या महंगाई के अनुपात में आमदनी भी बढ़ी है? क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हुआ है? क्या स्टैंडर्ड ऑफ वेलबीइंग भी बेटर है? क्या हेल्थ रेशियो, हेल्थ एस्पेक्ट्स, हेल्थ स्पेसिफिकेशन भी इम्प्रूव हुए हैं? अगर आप गांव में जाएंगे तो आप पाएंगे आज से 10-20 साल पहले आपको बहुत कम पक्के मकान दिखाई दिया करते थे। आज गांव में है, मेरे क्षेत्र की मैं बात करूं तो न सिर्फ पक्के मकान हैं, मध्यम और जो एक बिलो पॉवर्टी लेवल के भी कैटेगरी में, लेकिन अच्छे बड़े बड़े मकान भी हैं। उनमें अंदर वेट्रीफाइड टाइल्स हैं, स्मार्ट टेलीविजन्स लगे हुए हैं। आप शहर के जैसे अंदर से उन्होंने पूरा डेकोर कर रखा है, डेकोरेशन भी है, उनके पास 2-4 गाड़ियां भी खड़ी हैं, अच्छी लाइफस्टाइल। तो ये सब भी हुआ है। और अच्छा, अगर तरक्की उन्नति नहीं होती तो कैसे होता? तो आप कंपैरेटिव करें, लेवल ऑफ जो इनकम है वो बढ़ा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हुआ है। तो सभी बातें हैं और गवर्नमेंट कोशिश करती है कि चाहे गवर्नमेंट स्पेंडिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर में या कहीं भी जॉब क्रिएशन हो ताकि जीविका में आसानी हो। बहुत सी चीज़ें हम लोग कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की। फॉर एग्जांपल, अगर ऑयल के प्राइसेस ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, अनियंस के हो रहे हैं, तो हम लोग इंपोर्ट जब खोलते हैं, जब इंपोर्ट खोलते हैं वहाँ से आता है ऑयल, तमाम चीज़ें होती हैं। एक्सपोर्ट जब बंद कर दें तो फिर वही एस्पेक्ट आता है, नाराज़गी कहाँ होती है यहाँ पे जो उगा रहा है कि भैया तेल वहाँ से आ रहा है तो हमारा सोयाबीन का क्या होगा, उसका क्या होगा। तो हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस करके देखना पड़ता है। भविष्य में पेट्रोल में कुछ गिरावट हो सकती है? अब मेरे लिए ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी पीएम नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि जो प्रदेश सरकारें हैं, जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ पर 100 से नीचे है पेट्रोल। तो वो तो है, तो वो उसका कहीं इम्पैक्ट दिखेगा? देखिए, पहले भी हमने कम किया है जी, और आगे भी जहाँ भी संभावना होगी राहत देने के लिए कम करने का प्रयास ज़रूर होगा। लेकिन जब सरकारें काम करती हैं और हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं, दूसरी स्कीम्स हैं, सोशल सेक्टर की स्कीम्स हैं, फॉर एग्जांपल लाडली बहना योजना। अब लाडली बहना योजना में 1000 रुपया भी देंगे तो आपका करीब 1200 करोड़ रुपया वो हो जाता है। और सक्सेसफुली अगर वो बढ़ेगा, और दूसरी सोशल वेलफेयर स्कीम चल रही है, संबल हमारी चल रही है, लाडली लक्ष्मी पहले से चल रही है, तमाम दूसरी योजना चल रही है, खादान पर्ची की आपकी बात करें, फिर हमको सड़कें भी बनानी है, बाकी चीज़ें भी करनी है। तो वो फिर से वही बात आ गई कि इसको उसको भी हमें बैलेंस करना है, हमें राहत भी देनी है, इन्फ्लेशन को भी राहत देनी है। तो ये दोनों को बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा। एक सवाल उठता है, आपने जिक्र हुआ अभी फ्रीबीज जो हैं जितना भी, इसे आप किस रूप में देखते हैं? मतलब क्या ये आवश्यकता बन गई है, मजबूरी बन गई है, या वाकई ज़रूरी है समाज के लिए, निम्न वर्ग के लिए? देखिए, कुछ तो ज़रूरी है। अब आप मेरा या आपका उदाहरण ले लें, हम सौभाग्यशाली हैं, ईश्वर की हम पे कृपा है कि हम कुछ थोड़े संपन्न हैं और हमें उन रोज़मर्रा की दिक्कतों से नहीं गुजरना पड़ता जिन दिक्कतों से निम्न आय के वर्ग को या मध्यम वर्गीय वर्ग को गुजरना पड़ता है, जहाँ उन्हें रोज ये देखना पड़ता है कि यार घर में चाय पत्ती है कि नहीं, शक्कर भी है कि नहीं, दूध क्या करें, या कोई मेहमान आ गए तो पड़ोसी से उधारी लेके आए। तो जब लाडली बहना जैसी योजना आ जाती है, पुरुष वर्ग तो बाहर गया, कोई मजदूरी में गया, काम में गया, तो घर पे कौन है? बच्चे और महिलाएं। तो कम से कम ये निश्चिंतता उनको हो जाती है कि 2-3 महिलाओं को अगर मिल रहा है उतना पैसा, तो 4-5 हज़ार रुपये हो गया, तो उनको ही पता है कि भाई अब आर्थिक सक्षम है, मेरे आदमी को या कमाने वाले मुखिया को काम मिला न मिला, लेकिन हमारा घर चल जाए, स्वाभिमान भी बढ़ता है, हमारी गैस की टंकी का पैसा हम दे देंगे, हमारा चूल्हा चौका चलता रहेगा, हमारे बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। तो एक सोशल सिक्योरिटी का मिनिमम तो सिक्योरिटी देना मेरे ख्याल से शासन और सरकार का दायित्व भी है। अब ऐसा क्यों हो कि जब हम विश्व में आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था कहला रहे हैं और यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अगर कोई व्यक्ति पैदा होता है उस देश में और पैदा होते उसको ये पता है कि वो जी तो लेगा, खा तो लेगा, सो तो लेगा, भूखा तो नहीं मरेगा। तो हम जब 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गए तो इतना तो थोड़ा बहुत हम दे ही सकते हैं। लेकिन एक बड़ा गैप है, इसको पाटने में आपको लगता है कि इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम? किस गैप को? ये जो हर व्यक्ति ये इससे मुक्त हो जाए कि उसे जिंदगी में
कम से कम एक बेसिक चीज मेरे ख्याल से हमने काफ़ी अचीव कर लिया है, क्योंकि आप देखिए जो हितग्राही मुल्क योजना है हमारी आज की तारीख में चल रही है, जन्म से परण से मरण हर अवस्था की नीति हमने कम से कम लागू कर दी है। बच्चा पैदा होता है तो मातृ वंदना योजना में 12,000 आपको मिल रहा है, बेटी है तो उसको लाडली लक्ष्मी में वो लखपति सुनिश्चित है, 1 लाख कुछ पैसा मिलेगा। आपकी वाइल एजुकेशन आपको स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, आपको गांव से गांव की साइकिल मिल रही है, टॉपर हो तो लैपटॉप मिल रहा है, फिर शादी के लिए 50,000 रुपये मिल रहा है, फिर संबल मिल रहा है, फिर आयुष्मान मिल रहा है, उज्ज्वला योजना में आपको गैस की टंकी भी मिल रही है, खाद्यान्न पर्ची आपको मिल ही रही है। और काफी कुछ चीजें, हाँ, आयुष्मान का आपको हेल्थ सिक्योरिटी है, तो काफी कुछ तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने कवर किया है। 2018 की बात करें तो कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, हालांकि आपने खूब सारी योजनाएं अभी इस पहले गिनाई थी जी। कैसे देखें, मतलब ऐसा क्या हो गया इन 3 सालों में कि हम कांग्रेस का इतिहास नहीं दोहराएंगे और भाजपा अच्छी खासी लीड के साथ में आएगी? क्योंकि काम तो पहले भी होंगे, उसके पहले भी 1.5 साल रही कांग्रेस, उसके पहले भी काम हुआ, अब भी काम हुआ, तो क्या अब ज्यादा काम हुआ है, उसका लाभ मिलेगा भाजपा को? एक तो मुझे लगता है कि पिछली बार भी भले ही कांग्रेस की सरकार बनी हो, निश्चित तौर पर बनी थी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज बीजेपी का वोट परसेंटेज ज्यादा था तब भी। अब जब सिंधिया जी ने ज्वाइन किया है, दूसरे कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, तो सिंधिया जी के ज्वाइन करने से ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंधिया जी आ गए और केंद्रीय मंत्री बन गए और कुछ 20-22 विधायक आ गए, प्रदेश व्यापी उनके तमाम समर्थकों ने भी ज्वाइन किया है। अब वो जो वोट परसेंटेज कांग्रेस का कम हुआ है, नेतृत्व को बनने में, नेता को बनने में, वोट बैंक को बनने में सालों साल लगते हैं। अब वो वोट बैंक वापस नहीं जा रहा कांग्रेस को वोट देने। अब कालू खेड़ा परिवार चावरा में है, वो छोड़ के आ गया, सालों साल महेंद्र सिंह ने नेतृत्व किया क्षेत्र का, अब वो नहीं दे रहा वापस जाके कांग्रेस को, तो किसका माइनस हुआ? भुजन सिंह मालाहेड़ा पूर्व विधायक मनासा, वो छोड़ के आ गए उनके सब लोगों के साथ, तो वो वोट माइनस हुआ कांग्रेस से। उधर समंदर सिंह पटेल जैसा आदमी जो 30,000 वोट ले गया, हालांकि विधायक नहीं था, तो वो वोट माइनस हुआ उनसे, इधर आ गया। मेरे जैसे कुछ लोग इधर, तुलसी सिलावट जैसे कुछ लोग उधर, ऐसे तमाम। अगर आप हर विधानसभा या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को एक तो स्टडी करेंगे तो वो अच्छा। दूसरा, कांग्रेस की रीति नीति सिस्टम आप मुझसे बेहतर जानते हैं कैसे होता है, क्या होता है, क्या सिस्टम है, व्यक्तिवाद, नेता के पीछे पूरा ग्रुप चलता है, वो तमाम काफी सारा। भाजपा में संगठन प्रथम है, तो एक तो ये एडिशन हुआ। दूसरा, जो स्कीम्स डबल इंजन का सरकार का लाभ मध्य प्रदेश को मिला, नरेंद्र मोदी जी के निरंतर सपोर्ट से और मुख्यमंत्री जी के निरंतर कार्यरत रहने से सीमलेसली जो स्कीम हम लोगों ने चलाई, मैचिंग ग्रांट, हर एक ग्रांट का हमने लाभ लिया, सुधार हमने किए, उसका हमें और बेनिफिट मिला। हमारे जो 2-2.5% एक्स्ट्रा हमें जीडीपी में बढ़ाने की वजह से जो अन्य फैसिलिटीज हमें मिली। फॉर एग्जाम्पल, कांग्रेस ने जब कुटीर आए, पीएम कुटीर, तो उनका मैचिंग ग्रांट ही नहीं भरा उस सरकार ने, तो वापस चले गए। हमने पूरा यूटिलाइजेशन किया है, स्कीम्स लोगों तक पहुंचाई है, और इस चीज का अंतर आएगा ऐसा मुझे विश्वास है, और उसका फर्क दिखेगा क्योंकि जनता को उसका बेनिफिट मिला है। जी, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? आपको लगता है कि अगले चुनाव में, जो चुनाव नवंबर में आने वाला है, उसको आप बहुत आराम से निकल पाएंगे या मेहनत करने की आवश्यकता लग रही है? अभी बहुत आकलन करें ईमानदारी से। तो देखिए, चुनाव तो हर चुनाव में मेहनत करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए, मतदाता तक पहुंचना चाहिए, उसकी सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, कमियों को स्वीकार करना चाहिए, समय पर पहचानना चाहिए। चुनाव तो कोई भी चुनाव आसान नहीं होता, मैं आपको झूठ नहीं कहूँगा। हर चुनाव अपनी चुनौतियां लेके आता है, हर बार नए मतदाता आते हैं, हर बार आकांक्षाएं बढ़ती हैं तो वो तो जो संघर्ष अपनी जगह है, लेकिन अंतोतगत्वा मेरा मानना है कि जैसे जब किसान अच्छी बोनी करता है, अच्छी निदाई करता है, अच्छा खाद डालता है, अच्छा बीज होता है, अच्छी पाणत करता है, तो फसल अच्छी आती है। कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा विपदा आ जाए तो अलग प्रश्न उठता है। तो हमने अच्छी मेहनत करी है और मेरे ख्याल से फसल भी अच्छी आएगी। अंतिम सवाल, आप अपने आप को, यदि भाजपा फिर से आती है, तो आप अपने आप को किस रोल में देखना चाहेंगे? ये संगठन पर निर्भर है, पूर्णतः संगठन पर निर्भर है। जो भी दायित्व वो देंगे मैं उसका निर्वाह करूँगा। चलिए, हमसे बातचीत हुई राजवर्धन जी, और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों पे आपने जिक्र किया, विकास की एक पूरी गाथा बताई, और कई बार कुछ चीज़ें स्वीकार भी आपने की जो शायद एक राजनेता के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो राजवर्धन सिंह, दत्ती गांव से बातचीत हुई। उद्योग मंत्री हैं आप और अगले चुनाव को लेकर आशान्वित हैं, ये भी कह रहे हैं कि चैलेंजेस भी हैं, चुनौतियां भी हैं। कितनी दूरदर्शिता से भाजपा ने इसको देखा है, मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना पड़ेगा नवंबर तक। जब चुनाव आएंगे तो समझ में आएगा कि वाकई भाजपा ने इसे बहुत सही तरह से प्लान किया है या कहीं कोई चूक रह गई है।
बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।